सभी के लिए राधे राधे। एक बार फिर से हम आपसे जुड़ चुके हैं विज्ञान पंचामृत सीरीज के साथ। और विज्ञान पंचामृत सीरीज जिसमें हम लोग जो क्लास 10th के बच्चे हैं उन सभी बच्चों के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो ये जो विज्ञान पंचामृत सीरीज है इसमें अध्याय 3 पे हम आ चुके हैं और अध्याय 3 का ये दूसरा पार्ट है। हर एक पार्ट में हम लोग 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जिनको आप अच्छे से तैयार करें। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप ये सीरीज़ कवर कर लेते हैं तो आपके 10th क्लास में बहुत ही अच्छी साइंस की तैयारी हो सकती है। और यहाँ से हर एक टॉपिक जो आपके पेपर में आता है या फिर जो आपके अध्याय से जुड़ा हुआ टॉपिक है, इन सभी क्वेश्चन सीरीज़ को अगर आप देख लेते हैं तो सारे टॉपिक हर एक चैप्टर के कवर हो जाएंगे। अभी हम आ चुके हैं अध्याय 3 पे और जो इसके पहले के वीडियोस हैं वो भी आप देखें, क्योंकि उनमें भी आपको अध्याय 1 और अध्याय 2 चैप्टर 1 और 2 में तैयार करवा चुका हूँ। अगर आप उतने कर लेते हो तो आपकी तिमाही परीक्षा में जो क्वेश्चंस आएंगे तब भी आपको नॉलेज हो जाएगा कि हाँ इस सीरीज से काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलने वाला है। हर एक क्वेश्चन यहाँ पे रटना तो है ही नहीं, हमको समझ के चलना है। और ये जो वीडियो होंगे, ये सीरीज़ के जितने भी वीडियोस हैं वो आपके लिए MP बोर्ड, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, जहाँ पे भी आपके स्टेट बोर्ड जितने भी हैं, जहाँ NCERT विज्ञान पढ़ाई जा रही है, NCERT साइंस हो रही है, उन सब के लिए ही ये वीडियो होने वाले हैं। तो आप अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर देना। और हमारे सारे वीडियोस देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हो। चलिए तो बिना किसी टाइम वेस्ट के अब हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और जो हमारा चैप्टर 3 है धातु और अधातु, इसका क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा, धातुओं के कोई 3 भौतिक गुण लिखिए। तो जो धातुएं होती हैं इनमें कौन से गुण पाए जाते हैं जिनकी वजह से मतलब देखने में भौतिक गुण क्या कहलाते हैं? भौतिक गुण वो कहलाते हैं कि धातु को देखने में, टच करने में, छूने में किस प्रकार से वो दिख रही है, कितना उसका वजन है, क्या है, ये सारी चीज़ें आती हैं आपके भौतिक गुणों में। तो आइए जानते हैं धातुओं के भौतिक गुण। तो धातुओं के भौतिक गुण में सबसे पहला हमें देखने को मिलता है धात्विक चमक। और इसमें क्या होता है कि जो धातुएं होती हैं वह विशेष प्रकार की चमक होती है या धातुएं चमकदार होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, धात्विक चमक कहते हैं। तो आप देख सकते हो जैसे हमारे पास आसपास जो धातुएं हैं, आपके पास में एक स्टील की चम्मच भी होगी तो वो आप देख सकते हो चमकदार होती है। तावे का तार मतलब तावा देख सकते हो। इसके अलावा आप गोल्ड देख सकते हो, सोना देख सकते हो, कितनी चमकदार धातु है। उसके बाद आप चांदी देख सकते हो, सिल्वर देख सकते हैं हम लोग, जो कि चमकदार हैं। तो इतनी सारी धातुएं, जितनी भी धातुएं होती हैं वो अधिकतर चमकदार होती हैं। तो ये जो पहला भौतिक गुण है धातुओं का वो है कि धात्विक चमक होना। अब जो दूसरा है वो है आघात वर्धिता। आघात वर्धिता का मतलब होता है किसी भी धातु को अगर हम किससे पीटते हैं, एक हथौड़े से पीटते हैं या उस पर आघात किया जाता है तो फिर जो धातु होती है वो पतली चादर के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसे ही बोलते हैं आघात वर्धिता। मतलब आघात करने से धातुओं के आकार का बढ़ जाना, इसे ही कहा जाता है आघात वर्धिता। तो धातुओं को पीटकर पतली चादरों में बदला जा सकता है, इस गुण को धातुओं का आघात वर्धिता कहते हैं। इसके बाद जो धातुओं में गुण पाया जाता है वो है आपका भौतिक गुणों में तन्यता। तन्यता का मतलब होता है कि जैसे कोई धातु है तो तान के हम एक तार के रूप में, पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है, इसे ही बोलते हैं धातुओं की तन्यता का गुण। तो धातुओं को पतले तारों में खींचा जा सकता है, इस गुण को तन्यता कहा जाता है। उदाहरण आप देख सकते हो, आपके घरों में जो वायर लगी हुई है उसमें तावे का तार आपको देखने को मिलता है। मतलब धातु जो होती है इनको ताना जा सकता है, खींचा जा सकता है। और सबसे अधिक तन्य धातु की बात की जाए तो वो सोना होती है। 1 ग्राम सोने से आप लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार उसका बना सकते हैं। मतलब इतनी ज़्यादा तन्यता सोने में पाई जाती है, ये आप याद करके चलिए। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 की ओर अब हम बढ़ते हैं। हमने प्रश्न 6 में देखा कि धातुओं के भौतिक गुण, और प्रश्न नंबर 7 जो है हमारे पास वो है हमारा अधातुओं के कोई 3 भौतिक गुण लिखिए। तो अधातुओं के भी कुछ भौतिक गुण होते हैं, आइए उनको जानते हैं। तो सबसे पहला जो गुण हमारे लिए आ रहा है वो है हमारे पास भंगुरता। धातुओं में क्या होता है, भंगुरता पाई जाती है। इसे क्या कहते हैं कि जैसे जो धातुएं होती हैं वो भंगुर होती हैं, हथौड़ा मारने पर ये टुकड़ों में बिखर जाती, बिखर टूट जाना, इसे ही भंगुरता कहा जाता है। तो धातुएं जो होती हैं, धातुओं में भंगुरता नहीं होती। धातुओं में कौन सी होती है, धातुओं में आघात वर्धिता होती है।
हम उसको धातुओं को जब हम आघात करते हैं तो आकार बढ़ जाता है, लेकिन अधातुएं जो होती हैं यह भंगुर होती हैं। और अगर अधातुओं में को हथौड़ा से पीटा जाए, हथौड़ा से मारा जाए तो ये टुकड़ों में बिखर जाती हैं। दूसरा हमारा क्या है, धात्विक चमक। तो यहाँ पे इसमें धात्विक चमक नहीं होती है, किसमें, अधातुओं में। ये सामान्यतः फीकी होती हैं और ज़्यादा कोई चमक नहीं होती हैं। और इसके दो अपवाद भी हैं जो कि अधातु हैं लेकिन फिर भी वो चमकदार हैं। एक तो है आपका आयोडीन और दूसरा है आपका हीरा, डायमंड। ये अधातु होते हुए भी चमकते हैं और डायमंड सबसे ज़्यादा चमकता है, ये आपको भी पता है। तो यहाँ पे ग्रेफाइट है, डायमंड है और इस टाइप के जो अधातु होते हैं ये कैसे होते हैं, जिसमें कि चमक होती है लेकिन फिर भी ये अधातु होते हैं। तो धात्विक चमक जो होती है यह अधातुओं में नहीं पाई जाती, आपको तो ये याद रखना है। और थर्ड जो हमारा गुण है अधातुओं का, तो अधातुओं में जो गुण आएगा वो आएगा ऊष्मा और विद्युत की जो होती हैं ये कुचालक होती हैं। मतलब इसमें ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट की और इलेक्ट्रिसिटी की ये कंडक्टर नहीं होती हैं, मतलब कुचालक होती हैं। ये क्या करती हैं, हीट को और जो आपकी विद्युत है, इलेक्ट्रिसिटी है, इसको एक जगह से दूसरे स्थान तक नहीं भेज सकती हैं। करंट फ्लो नहीं हो सकता है, ऊष्मा यहाँ से वहाँ नहीं जा सकती है। तो ये ऊष्मा और विद्युत की कैसी होती हैं, कुचालक होती हैं। और इसमें भी एक अपवाद है जो आपको याद रखना है, जो कि ग्रेफाइट है, जो कि एक अधातु है। लेकिन जो ग्रेफाइट होता है ये ऊष्मा और इलेक्ट्रिसिटी का कैसा होता है, कंडक्टर होता है या सुचालक होता है। मतलब वो ऊष्मा का और इलेक्ट्रिसिटी का क्या करता है, सुचारू रूप से उसको चला सकता है, कौन, ग्रेफाइट। तो ये था हमारा आज का 7वां क्वेश्चन। और आपसे बस यही कहना है, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करते जाएं, जिससे कि आपको टाइमली हर एक वीडियो मिल सके। इसके बाद मैं आपको बता दूं कुछ नोट्स भी हैं जो कि हैंड राइटिंग है, चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर का आपको नोट्स अवेलेबल है 10th क्लास का। उसकी सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहाँ से जाके एक नंबर है वो नंबर ले लो और व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो। अगर आपने वो नोट्स पढ़ लिया तो गारंटी है कि आपका क्वेश्चन कभी बाहर नहीं जाएगा। पूरा चैप्टर हर एक प्रकार से कवर अप है और बहुत ही आसान भाषा में वो नोट्स है और आपको फुली हैंड राइटिंग है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर और इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो प्रश्न नंबर 8 जो हमारा है वो है अयस्क, खनिज और गैंग में क्या अंतर है। तो अयस्क किसे कहते हैं, खनिज किसे कहते हैं और गैंग किसे कहते हैं, आइए समझते हैं। काफ़ी बार आया हुआ क्वेश्चन है और इसको हम बहुत ही अच्छे से यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँ खनिज, और खनिज को हम लोग, खनिज जो होता है वो होता है पृथ्वी की भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जो तत्व हैं या फिर जो यौगिक हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। खनिज जो होता है इसकी एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है, प्रत्येक खनिज की एक निश्चित रासायनिक संरचना होगी और इसमें जो एग्जाम्पल हैं वो है हमारा अभ्रक, जैसे कि माइका, फिर उसके बाद क्वार्टज है, साइड, और यहाँ पे ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो जो खनिज होते हैं वो पृथ्वी की भूपर पट्टी में पाए जाते हैं और प्राकृतिक रूप से विद्यमान होते हैं, उन्हीं को हम खनिज कहते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो की पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है आपके लिए बिल्कुल इसको याद रखना है, और वो क्या है कि सभी खनिज जो होते हैं वो अयस्क नहीं होते। अब हम जानते हैं आखिर अयस्क क्या है। तो पहले तो आइए अब हम अयस्क जान लेते हैं, लेकिन आपको ये याद रखना है कि जो जितने भी खनिज हैं वो अयस्क नहीं होते हैं। अब आते हैं हम अयस्क पे। तो वे सभी खनिज जिनसे सभी धातुओं को सरलतापूर्वक और लाभप्रद तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उनका निष्कर्षण किया जाता है या फिर प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे अयस्क को हम खनिज, ऐसे इनको हम अयस्क कहते हैं। मतलब ऐसी चीज़ें जो पृथ्वी में पाई जाती हैं लेकिन उनसे हमें धातु में प्राप्त हो जाती हैं, उन्हीं को हम अयस्क कहते हैं। मतलब खनिज, वे खनिज जिनसे हम धातुओं का निष्कर्षण कर सकते हैं, धातुओं को निकाल सकते हैं, वो भी सरलता से, उसे ही हम अयस्क कहते हैं। इनमें धातु का प्रतिशत अधिक होता है। अब देखिए भैया, धातु निकाल रहे हैं तो उसमें क्या पाया जाएगा, धातुओं का जो परसेंटेज है अयस्कों में वो अधिक होता है और बाकी की चीज़ें कम होती हैं। और इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो एक तो है आपका बॉक्साइड, और बॉक्साइड जो होता है इसमें एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है बॉक्साइड अयस्क से। फिर इसके बाद है हेमेटाइट, हेमेटाइट से आप आयरन प्राप्त करते हो, तो ये आपको याद रखना है। ये इसके 2 एग्जाम्पल हैं, इसके अलावा और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं। फिर इसके बाद है की पॉइंट, यहाँ पे भी लिखा गया है कि सभी अयस्क जो होते हैं वो खनिज होते हैं। तो जितने भी अयस्क हैं
वो तो सभी खनिज हैं, लेकिन जितने भी खनिज हैं वो अयस्क नहीं हैं, ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद है गैंग। गैंग की मैं बात करूं तो गैंग जो होते हैं उसको क्या कहते हैं, तो अयस्कों में उपस्थित अवांछनीय अशुद्धियां होती हैं, जैसे कि रेत है, मिट्टी है, पत्थर है। जैसे अयस्क में हमने पढ़ा कि जो धातुओं की परसेंटेज अधिक होती है, लेकिन धातुओं के अलावा जितनी भी चीज़ें होती हैं जो हमारे उपयोग की नहीं होती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। और अयस्कों में उपस्थित अवांछनीय जो अशुद्धियाँ होती हैं, रेत है, मिट्टी है, पत्थर है, ये सब चीज़ें हैं, इसी को हम गैंग कहते हैं। और वे बेकार पदार्थ होते हैं जिन्हें हटाना पड़ता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे सिलिका O2 के रूप में मिलेगी, क्ले आपको मिल सकते हैं, फिर चूना पत्थर है, ये सारी चीज़ें इसके एग्जाम्पल हैं। फिर इसके बाद आपका है की पॉइंट, इसमें भी है अयस्कों से धातु निकालने से पहले गैंग को हटाना आवश्यक होता है। तो अयस्क, किसी भी अयस्क अगर हमें मिलता है तो उससे अगर हमें धातु का निष्कर्षण करना है तो जितने भी गैंग है, मतलब कि रेत पत्थर है, इनको सभी अशुद्धियों को हटा देना पड़ता है, तब जाके आप अयस्कों से क्या निकाल सकते हो, खनिज प्राप्त कर सकते हो। तो ये था खनिज, अयस्क और गैंग। और होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो शेयर कर देना। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब इसके बाद है संक्षारण और विकट गंधिता क्या है, इसे रोकने के 2 उपाय देखिए, बताइए। तो जो संक्षारण और विकट गंधिता, ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है और वो ऐसे ही आया था कि संक्षारण क्या है और विकट गंधिता क्या है, साथ साथ पूछ लिए गए थे। लेकिन आप इसको याद रखें कि जो संक्षारण है ये आपका चैप्टर 3 में आता है, और जो विकट गंधिता है ये चैप्टर 1 का क्वेश्चन है। लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, इस कारण से यहाँ पे आपको शामिल किया गया है। तो संक्षारण किसे कहा जाता है, सबसे पहले तो हम वो जान लेते हैं। तो धातुओं का वायु, नमी, अम्ल के संपर्क में आकर धीरे धीरे नष्ट होना क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। जैसे कोई भी धातु है वो नमी के संपर्क में आएगी, वो अम्ल के संपर्क में आएगी, तो क्या होगा, वह धीरे धीरे उसका क्षरण हो जाएगा, वह नष्ट होने लगेगी और उसकी उपयोगिता कम होने लगेगी। इसी को हम संक्षारण कहते हैं। और उदाहरण है जैसे कि लोहे में जंग लगना, ये आप देखते रहते हो, आप अपने घरों में भी, आप अपने स्कूल में भी, सब जगह आप ये चीज़ें देखते हो, जहाँ पे भी लोहा है वहाँ जंग लग जाती है अगर खुले में रखा हुआ है। तो फिर इसके बाद है आपका, जैसे कि ये एग्जांपल मैंने बनाया हुआ है, जैसे एक लोहे का गेट है और इस पर आप देखते हो वाटर जाएगा, एसिड जाएगा, रस्ट जाएगा, तो फिर इससे क्या होता है, एयर के संपर्क में आएगा गेट, तो आपको लोहे पे जंग लगी हुई दिखती है। फिर इसके बाद इसे रोकने के 2 उपाय। तो सबसे पहले तो आप पेंट या ग्रीस लगाकर, दूसरा है गैल्वेनीकरण कर सकते हो। तो गैल्वेनीकरण भी हम लोग कर देते हैं, मतलब लोहे पे जस्ते की परत चढ़ा देते हैं। फिर इसके बाद है आपका विकट गंधिता, जो कि हम चैप्टर 1 में कवर कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे दिया भी गया है, तो एक बार फिर से इसको हम देख लेते हैं। वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक अगर हम रख देते हैं तो ऑक्सीकरण हो जाता है और इसके कारण इनका स्वाद और गंध बदल जाती है। इसे ही हम विकट गंधिता कहते हैं। इसे रोकने के क्या उपाय हैं, तो सबसे पहले तो प्रति ऑक्सीकारक मिलाना, जैसे कि हम लोग N2 मतलब कि नाइट्रोजन गैस को मिला देते हैं, आप देखते हो। फिर इसके बाद है नाइट्रोजन गैस का भरना कहाँ पे, चिप्स कुरकुरे के पैकेट्स में। तो ये था हमारा 9वां प्रश्न। और अब हम चलते हैं आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। तो आइए आगे हम बढ़ते हैं। मिश्र धातु क्या है, पीतल और स्टेनलेस स्टील के अवयव लिखिए। तो मिश्र धातु किसे कहते हैं, तो सबसे पहला है जैसे कि धातुओं का समांगी मिश्रण बना दिया जाता है, उसे ही हम मिश्र धातु कहते हैं। 2 या 2 से अधिक धातुओं का धातु या फिर अधातु के साथ मिश्रण बना दिया जाता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मिश्र धातुएं जो होती हैं, इन गुणों, इनके जो गुण होते हैं, ये क्या करते हैं, ये धातुओं के गुणों को सुधारती हैं। जैसे कि धातु जो होती है उनमें संक्षारण का गुण पाया जाता है, तो मिश्र धातु बना देते हैं, जिससे क्या होता है कि संक्षारण में कमी देखने को मिलती है। फिर इसके बाद है आपका शक्ति संक्षारण प्रतिरोधी बना दिया जाता है, उनकी शक्ति बढ़ा दी जाती है, मतलब कोई धातु अगर कमज़ोर है तो उसको मजबूत बना दिया जाता है। इस प्रकार से मिश्र धातुएं बनाई जाती हैं। अब मैं बात करता हूँ पीतल और स्टेनलेस स्टील जो होती है, ये किन धातुओं की मिश्र धातु है, इनके अवयव क्या क्या हैं। तो अगर मैं बात करूँ पीतल की, तो पीतल जो होती है इसमें कॉपर मिलाया जाता है, तांबा मिलाया जाता है, और 70% आपको कॉपर देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ इसमें जस्ता मिला दिया जाता है, जस्ता मतलब जिंक मिला दिया जाता है, जो कि 30% होता है। तो
धातु को धातु से मिलाया जाता है, ये एक मिश्र धातु हो गई। और ऐसे ही मैंने यहाँ पे पढ़ाया है, धातु में धातु भी मिला सकते हैं और धातु में अधातु भी मिला सकते हैं और एक मिश्र धातु तैयार की जा सकती है। मैं बात करता हूँ किसकी, दूसरा एग्जाम्पल जो हमारे पास है वो है आपका स्टेनलेस स्टील का। इसके पहले यहाँ पे हम पढ़ नहीं पाए, ये है आपका कि यह तांबा और जस्ते के मिश्र धातु से बनी हुई है, यह मजबूत और संक्षारण प्रतिरोधी होती है। कौन? आपका पीतल। तो पीतल में क्या मिलाया जाता है? तांबा मिलाया जाता है और जिंक मिलाया जाता है या जस्ता मिलाया जाता है। पीतल की मात्रा जो कि कॉपर की मात्रा ज़्यादा होती है 70%, लेकिन जो जस्ता होता है वह 30% ही देखने को मिलता है। आइए मैं बात करता हूँ अब स्टेनलेस स्टील की। स्टेनलेस स्टील जो होती है इसके क्या क्या अवयव हैं? हो गए लोहा मतलब कि आयरन, जिसका संकेत होता है Fe, ये 70 से 73% आप इसमें मिलाते हो। फिर इसके बाद है क्रोमियम। क्रोमियम को 18% मिलाया जाता है। निकेल की मैं बात करूं तो यहाँ 8% देखने को मिलेगा। और कार्बन जो कि एक अधातु है, इसको भी मिलाया जाता है 1%, मतलब कि 99% धातु हैं, लेकिन जो आपका 1% है यहाँ पे अधातु भी मिलाया गया है इसमें। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया जिसमें धातु को अधातु से जोड़ा गया है और स्टेनलेस स्टील भी बनाया जाता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, लोहा, क्रोमियम, निकेल और कार्बन के संयोग से इन सभी को मिला देते हैं जब स्टेनलेस स्टील, जो कि आप अपने घरों में जो आपके बर्तन हैं स्टील के, वो आप देखते हो। तो यहाँ पे यह लोहा, क्रोमियम, निकेल और कार्बन की मिश्र धातु बनाती है और यह एक बहुत ही ज़्यादा कठोर है और जंग रोधी है, मतलब कि इसमें जंग नहीं लगती है, इसका संचारण नहीं होता है। तो इस प्रकार से आपको ये सारी मिश्र धातुएं बनती हुई दिखती हैं। तो ये था हमारा आज का पूरा वीडियो। और आगे इस चैनल से जुड़े रहें, आप अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय श्री राम, राधे राधे।